Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, आप सब ने पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के वीडियो से जुड़े उस विवाद के बारे में अब तक पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। आज हम बात करेंगे कि पहली बात कि दरअसल विवाद क्या है, विवाद पे अकाल तख्त ने जो कड़ा कदम उठाया वो क्या था। उन कदमों की जब हम बात करते हैं तो कुछ टर्म्स सामने आते हैं। उन टर्म्स के बारे में जैसे गुरुद्रोही वगैरह के बारे में समझेंगे, अकाल तख्त क्या होता है समझेंगे, जत्थेदार क्या होते हैं, पंज सिंह साहिबान क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से देखेंगे और देखेंगे कि दरअसल इसका जो एक निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि इस विषय में क्या हुआ, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए, क्योंकि भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए नीट एग्जाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए टेलीग्राम को 22 जून तक बैन रखा है, तो उसके बाद आप जुड़ जाइएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। चलिए, अब है क्या, तो कि 15 जून 2026 को अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं, यानी कि जो सबसे बड़े वहां के गुरु हैं, लीडर हैं, ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज जी ने, और पंज सिंह साहिबान क्या है, जो सिख धर्म के जो 5 तख्त हैं उनकी जो सम्मिलित परिषद है, बेसिकली उसकी बात है, द्वारा पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया गया है ना। अब आदेश क्या है कि सिख समुदाय को मुख्यमंत्री से पूरी तरीके से सामाजिक दूरी बनाने का निर्देश जारी किया गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स भी आ जाते हैं जिसको देख के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें उसे जानना जरूरी है। अब यूपीएससी की प्रासंगिकता क्या है ये बताते हुए मैं आगे बढ़ता चलूं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और राज्य की शक्ति बनाम धार्मिक स्वायत्तता की बात होती रहती है। दरअसल ये जो केस है, ये इसकी एक बड़ी ही अच्छी कह सकते हैं एक प्रकार से केस स्टडी है, जिसको हम विस्तार से देखेंगे। अब हुआ क्या, देखिए 4 जनवरी को विवादित वीडियो जो है उसकी शिकायत अकाल तख्त तक पहुंची है ना। 15 जनवरी को सीएम मान की पेशी हुई, वीडियो को उन्होंने एआई जनित और डीप फेक वीडियो बनाया। ठीक है, अब अगर इसके बाद की बात देखें तो 13 से 20 अप्रैल राज्य सरकार द्वारा सत्कार संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इस पे भी सत्कार संशोधन अधिनियम पे पारित किया गया। बेसिकली इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, इसमें हुआ ये कि बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस दौरान जो भी अकाल तख्त पे गतिविधियां हो रही हैं उसको जो उसकी रिकॉर्डिंग को लेके, उसके सीसीटीवी फुटेज को लेके थोड़ा इश्यूज था, जहां पे अकाल तख्त सहज नहीं था, है ना। इसके कारण विवाद हुआ। 27 मई से 13 जून अकाल तख्त की फोरेंसिक जांच में वीडियो असली प्रमाणित हुआ, उन्होंने सरकारी एजेंसियों से इसकी जांच कराई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 15 जून को पंज सिंह साहिबान द्वारा गुरुद्रोही की घोषणा हुई। किसको, जो मुख्यमंत्री साहब हैं। 29 जून को ऐसा माना जा रहा है कि सभी सिख विधायकों और मंत्री जो हैं उनको बेसिकली तलब किया जाएगा, जो कि उस समय रणजीत सिंह की जो पुण्यतिथि है, और शायद इसी विषय पे आगे बात हो, डिस्कशंस आगे बढ़े, है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अकाल तख्त क्या है। तो जब हम सिख समुदाय की बात करते हैं तो उनकी जो सर्वोच्च लौकिक सत्ता का केंद्र है, 16/6 में जो छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है ना। जत्थेदार कौन होते हैं, अकाल तख्त के जो सबसे प्रमुख प्रशासक कह लीजिए, पुजारी कह लीजिए, जो पंथ की ओर से जो हुक्मनामा होता है वो जारी करते हैं, जिसको सबको मानना अनिवार्य होता है। ठीक है, पंज सिंह साहिबान क्या है, जो सिखों के जो 5 तख्त हैं उनके जो जत्थेदारों की संयुक्त सर्वोच्च परिषद है, यही सामूहिक और अंतिम निर्णय निकालती है, वो पंज सिंह साहिबान है। और एसजीपीसी क्या, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो ऐतिहासिक रूप से गुरुद्वारों के प्रबंधन हेतु निर्वाचित सिख निकाय है। बेसिकली बहुत से ऐसे लोग जो एसजीपीसी के बारे में बात करते हैं, उनका यह कहना है कि कई बार एसजीपीसी थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्यादा डिसीजन लेती है, यानी कि उसका थोड़ा पॉलिटिकली जो एलिनेशन होता है वो ज्यादा दिखता है, ऐसा आरोप लगता है ना। और कहीं ना कहीं इसमें लिखा है ना कि इन फैसलों के प्रशासनिक कार्यान्वयन में भूमिका निभाता है। तो कई बार इस प्रकार के निर्णय पे भी लोग प्रश्न उठाते हैं। पंजाब में ऐसा होता आया है, दिखता आया है, बहुत से लोग इसके पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करते हैं। खैर, अब आगे बढ़े कुछ टर्म। अब देखिए, तनखैया शब्द आपने सुना होगा, तो तनखैया है वो सिख जो रहत मर्यादा का उल्लंघन करे, मतलब जो सिख धर्म की मर्यादा है उसका उल्लंघन करने पे आपके खिलाफ जो तनखैया जो होता है ना, उसको उसका दंड दिया जाता है, जिसमें आपको जूते साफ करना, लंगर सेवा करना, इस प्रकार के जो आपको सजा के रूप में सेवा करनी होती है, इसको दंड या तनख्वाह कहा जाता है। लेकिन भगवंत मान पे तनख्वाह नहीं जारी किया गया, क्योंकि जो भगवंत मान है वो अमृतधारी सिख नहीं है। देखिए, अमृतधारी सिख क्या होते हैं, खालसा पंथ की दीक्षा, जहां पे 5 ककार जो धारण करते हैं, केश, कड़ा, कंघा, कक्षा, कृपाण, उनको दरअसल अमृतधारी सिख कहा जाता है, जिन्होंने अमृतधारी दीक्षा ली होती है ना। तो ये इन्हीं को ही औपचारिक रूप से इन्हीं को ही तनख्वाह की सजा दी जा सकती है। तो भगवंत मान साहब को क्या सजा दी गई, उनको गुरुद्रोही की सजा दी गई, यानी कि गुरुदोखी की। तनखैया से भी गंभीर
इसमें नैतिक भर्त्सना की जाती है और समाज से आह्वान किया जाता है कि आप पूरी तरीके से सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए, है ना। बेअदबी क्या है? बेअदबी है जब पवित्र ग्रंथ, विशेष रूप से गुरु ग्रंथ साहिब या प्रतीकों का अनादर किया जाए। अब दिक्कत यह है कि भगवंत मान जी का जो वीडियो है, उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है। दरअसल वो वीडियो उनका है या नहीं, इस पे तो अभी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है, ये क्लियर हो चुका है, लेकिन वीडियो में भगवंत मान जी हैं या नहीं, इस पे कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो भी व्यक्ति उस वीडियो में है वो दरअसल बेअदबी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है वो वीडियो कनाडा का है और 2019-20 के आसपास का वीडियो रिकॉर्डेड है। पर उसमें जो भी व्यक्ति है वो जो सिखों के गुरु हैं या जो सिखों के सम्मान की बात होती है उसका अनादर करते हुए दिख रहे हैं ना, तो उसको बेअदबी कहा जाता है। चलिए, अब अगर हम थोड़ा सा अकाल तख्त की बात करें तो आप देखिए अकाल तख्त में बेसिकली अगर हम देखें तो 5 आपको दिख सकते हैं। एक अमृतसर में है, एक आनंदपुर साहिब में, एक तलवंडी साहिब में, यानी कि ये आप यहां पे देख लीजिए, एक पटना साहिब में है और एक नांदेड़ यानी कि हजूर साहिब। तो बेसिकली अकाल तख्त जो सबसे प्रमुख उसकी क्या कहते हैं हम सेज कह सकते हैं, वो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ठीक है। इसके अलावा 4 और तख्त हैं, आनंदपुर साहिब, तलवंडी साहिब, पटना साहिब और हजूर साहिब, ठीक है, जिसको यहाँ पे आप मैप में आप देख सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि एक ऐसा केंद्र बनाना जो सिख धर्म में आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सके, जहां की जो मेरी पीरी संकल्पना है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज के साथ संरेखित कर सके और राजनीतिक और सामुदायिक फैसले लिए जा सके, इसलिए उसकी अकाल तख्त की स्थापना हुई, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि यह संस्था राज्य की औपचारिक सत्ता के बिना भी असीम सामाजिक राजनीतिक वैधता रखती है। इसको ऐसे समझिए कि चाहे वहां पे किसी भी पार्टी का शासन हो, है ना, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दरअसल अकाल तख्त एक पॉलिटिकली न्यूट्रल संस्था है जो दरअसल सिखों को गाइड करती है। और चूंकि पंजाब में सिख बहुत सारे हैं, इसलिए इस संस्था का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा, पहले भी और अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या ये पहला ऐसा केस है, तो ऐसा केस नहीं है। ऐसा बहुत बार हो चुका है। महाराजा रणजीत सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, सुरजीत सिंह बरनाला, सुखबीर सिंह बादल, भगवंत मान, सबके केस में देखा। अब जैसे महाराजा रणजीत सिंह के केस में क्या हुआ था, उन्होंने एक मुस्लिम नर्तकी से शादी कर ली थी, तो उन्हें क्षमा याचना उनकी स्वीकार की गई, उनको जो कोड़ों की सजा दी गई थी उसको माफ कर दिया गया, ठीक है। ये 1802 की बात है। 1984 में ज्ञानी जैल सिंह, आप सबको पता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, उसके जुड़ी भूमिका के कारण उन्हें लिखित क्षमा पत्र के बाद माफ कर दिया गया था, है ना। सुरजीत सिंह बरनाला जो वहां के मुख्यमंत्री थे, आपको पता है कि स्वर्ण मंदिर में जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो पुलिस भेजा था बेसिकली, उसके लिए बाद में उनको तनख्वाह घोषित की गई, बहिष्कृत किया गया। 1991 में उन्होंने सेवा करके क्षमा प्राप्त की। सुखबीर सिंह बादल जो डेरा प्रमुख को क्षमा और बेअदबी मामलों में इनको विफलता के लिए, है ना, बड़े ही इनको आपने वीडियोस देखे होंगे, बड़ा ही इनको क्रिटिसाइज किया गया था, तो इनको भी तनख्वाह घोषित किया गया, स्वर्ण मंदिर में पहरेदारी की इनको सजा दी गई। अब हैं भगवंत मान, इनको गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया गया। चूंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब बताया था, चूंकि अमृतधारी सिख नहीं है तो इनको तनख्वाह घोषित नहीं हुआ, इन्हें सीधे ही गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीएम जो भगवंत मान थे उनको तनख्वाह घोषित क्यों नहीं किया गया, ये तो मैं बता चुका हूं, पर फिर भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, औपचारिक धार्मिक दंड है, जूते साफ करना, ठीक है। केवल एक अमृतधारी जो सिख है वही उसी पे ही लागू हो सकता है। भगवंत मान अमृतधारी सिख नहीं है, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें तनख्वाह नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन्हें गुरुद्रोही घोषित कर एक नैतिक भर्त्सना यानी कि मोरल सेंसर जो है वो किया गया, जिसका उद्देश्य कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक अलगाव है। तो इसलिए उन पे तनख्वाह नहीं और ये घोषित किया गया, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो इसकी तरीका क्या है, एक शिकायत तो अगर किसी ने की, मान ली किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अकाल तख्त के समक्ष साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद समन दिया जाता है, जत्थेदार द्वारा स्पष्टीकरण हेतु उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, भगवंत मान जी को बुलाया गया, ठीक है। अब उसके बाद साक्ष्यों की जांच होती है, फोरेंसिक रिपोर्ट, विश्लेषण और सुनवाई वगैरह होती है। उसके बाद जो पंच सिंह साहिबान द्वारा क्या होता है, सामूहिक निर्णय और स्वर्ण मंदिर की प्राचीर से घोषणा होती है, और फिर उसके बाद तय होता है कि सजा होगी, बहिष्कार होगा, तनख्वाह यानी कि तनख्वाह या गुरुद्रोही घोषित किया जाएगा, क्या घोषित किया जाएगा वो उसके बाद तय किया जाता है। ये इसका तरीका है। अब अगर हम देखें तो यूं तो अगर वीडियो भगवंत मान जी का है तो निश्चित तौर पे वो जो सजा है उनको तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी कह रहा है कि चूंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इट कुड बी अ पॉलिटिकल स्टंट, बट हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें
अकाल तख्त का भी नाम जुड़ा हुआ है, जो कि सिखों के लिए बहुत रिस्पेक्टेड संस्था है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उत्तरों को लिखना भी होगा, और अगर भी बात करते हैं तो बात करनी होगी। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि किसी भी धर्म से जुड़ी जो धार्मिक संस्था है, हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आ जाते हैं इस एंगल की तरफ भी, ठीक है। अब तात्कालिक कारण क्या है कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाम एआई का दावा, वो जो विवाद हुआ है ना, कि उन्होंने कहा एआई है, पर बेसिकली वो एआई वीडियो निकला नहीं, है ना। अगला क्या है, सत्कार अधिनियम में बिना परामर्श, जो मैंने बताया कि बिना परामर्श वो सीसीटीवी फुटेज को इंटरनली रिकॉर्ड करने की जो बात है, उसका बड़ा विरोध हुआ, चूंकि ऐसा माना गया अकाल तख्त के द्वारा कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड अधिनियम था, जिसको पारित किया गया, जो संशोधन अधिनियम था। अब क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि पॉलिटिकल चुनावी समय है, तो कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग बड़ी ही पॉलिटिकल मानी जा रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मान साहब पुनः एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। अगली बात क्या है कि 2015 के बारगरी बेअदबी मामले में अकाली दल की सत्ता के बेदखल किया था, यह मुद्दा सत्ता गिनाने बनाने की क्षमता रखता है। तो अकाली दल यानी कि शिरोमणि अकाली दल जो है, वो सत्ता से जा चुका है इसी बेअदबी के कारण, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और अब क्या है, अब आपका सिख हितों के रक्षक के रूप में उभरने का जो प्रयास था, इस प्रकार से थोड़ा दब सकता है, और आपकी जो संभावनाएं हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो संभावनाएं हैं, वो कम हो सकती हैं, ठीक है। अब संवैधानिक आयाम क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ हमें धर्मों का सम्मान भी करना होगा। जब हमारे यहाँ पे स्टेट जो इन सब को रेगुलराइज करता है, अगर स्टेट रिस्पेक्टेबल रहता है, तो आपको भी रिस्पेक्टेबल रहना होगा, है ना। अधिकार क्षेत्र क्या है कि जब निर्वाचित सरकार और सर्वोच्च धार्मिक संस्था के फैसले आमने सामने हो, तो इस प्रकार के विषय भी हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लिखा है कि क्या किसी धार्मिक प्राधिकरण को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का निर्देश जारी करने की शक्ति होनी चाहिए, यह भारत के अद्वितीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल के समक्ष ज्वलंत प्रश्न है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की दो आइडेंटिटी है, एक नागरिक के तौर पे, एक स्वयं उस व्यक्ति के तौर पे। नागरिक के तौर पे वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर उनका नैतिक झुकाव उस जो धार्मिक जो संगठन उसके प्रति है, तो ये उनके और धार्मिक संगठन या उस क्षेत्र के लोग और उन धार्मिक संगठन के बीच की बात होनी चाहिए। तो इस पे तो खैर वो आपस में जो समाज निर्णय लेगा उस पे, ये लोकतंत्र का इसमें, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें इसका कोई से नहीं है, ये अब धार्मिक संस्थान है वो निर्णय लेंगे इस पे, है ना। चलिए, अब कुछ है हितधारकों का विश्लेषण। तो आम आदमी सरकार जो है, कहीं ना कहीं उसके जो प्रचार तंत्र है, उसकी जो सशक्ति के रूप में उभरी थी, उस पर कहीं ना कहीं आघात लगा है ना। शिरोमणि अकाली दल है ना, उनको कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर है कि वो वापस से वो सरकार में आ सकते हैं ना। कांग्रेस और विपक्ष नैतिक आधार पे जो उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जाहिर सी बातें होनी थी। अब अकाल तख्त राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ अपनी सर्वोच्च संस्थागत प्रासंगिकता और स्वायत्तता को स्थापित कर रहा है। अब अकाल तख्त को लेकर भी कुछ लोगों का आरोप ये रहता है कि कई बार, मतलब अकाल तख्त नहीं, सॉरी, एसजीपीसी की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ जगहों पे वो थोड़ा सा ज्यादा आक्रामक सा दिखता है ना। मेरा नहीं है, लोगों का है। उसके बाद क्या है, अब भाजपा क्या चाहती है कि निश्चित तौर पे वो तो यही चाहेगी कि आम आदमी पार्टी इस आधार पे वो थोड़ा साइड हो जाए, और सिख धर्म को लेके उन्होंने जो गलत क्या कहते हैं सिंबल्स को सामने किया, उसको लेके उसका नुकसान हो जाए। बात तो यही चाहेगी। सामान्य मतदाता निश्चित तौर पे वो इस बात पे बटा होगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल को देखें या धार्मिक एंगल को देखें, इस पे निश्चित तौर पे कंफ्यूज होंगे। अब अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, तो बहुत सी धार्मिक संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। अकाल तख्त जो सिख धर्म को मैनेज करती है, ठीक है। शंकराचार्य पीठ जो हिंदू धर्म की धर्म नीति और मामलों के मार्गदर्शन करती है। इसी प्रकार से दारुल उलूम देवबंद जो इस्लाम को देखता है, जो फतवी जारी करता है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी न होकर भी समुदाय व्यवहार का तय करते हैं। तो 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो दरअसल संविधान के हिसाब से सिर्फ धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन समाज पे इनका व्यापक प्रभुत्व है और व्यापक प्रभाव है। तो निश्चित तौर पे जो भारत की बहुलवादी संस्कृति है, इस संस्कृति पे इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो वोटों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो निष्कर्ष तौर पे क्या कह सकते हैं कि सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि जो भारत का संघवाद है वो और धर्मनिरपेक्षता है, उनके बीच की जो जटिलताएं हैं, जो द्वंद्व है, उसका एक कहीं ना कहीं हमको एक प्रमाण सा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद दर्शाता क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक शासन और धार्मिक जनादेश के बीच में बहुत सावधानी से कदम रखना चाहिए, फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। कभी भी आप जनता की भावनाओं को आहत
करते हुए लग सकते हैं और ऐसे में जनता रिपोर्ट कार्ड आपको नकारात्मक दे सकती है। ठीक है, अब 29 जून को देखिए क्या होता है कि पंजाब की जो राजनीति की दशा कैसे तय होगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या राय है भारत के युवा की, क्या लगता है कि क्या भगवंत मान के इस वीडियो को आप सही तौर पे देखते हैं कि हाँ ये वीडियो उनका ही है या वीडियो उनका नहीं है, और अगर तो उनका वीडियो है तो क्या निर्णय होना चाहिए, अगर तो उनका वीडियो नहीं है तो क्या होना चाहिए, और फिलहाल ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसको किस रूप में आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। मैं आपको बताता चलूं, आज अंतिम दिन है हमारे आरंभ यूपीएससी ऑफर का। मेरा कोड यानी कि विकास लाइव का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। हिंदी साहित्य के बैच में जो 19 जून से शुरू हो रहा है, मेरा कोड विकास लाइव यूज कीजिए, क्योंकि मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। सेम गोज पे जो सामान्य अध्ययन के हमारे P2I बैचेस हैं, जो कि आरंभ यूपीएससी ऑफर चल रहा है, तो 50% का डिस्काउंट होगा। और ये अद्भुत रूप से बनाए गए बैच है, चूंकि इसमें स्मार्ट टेक्निक को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, आज ये सेल क्लोज हो रही है, प्लीज इससे पहले जुड़ जाइए। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। जब टेलीग्राम वापस सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, मैं यहाँ पे PDF अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं चाहता हूँ भारत का युवा कमेंट करे, क्या लगता है आपको, ये क्या है, कैसा तरीका है, क्या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को मैं जरूर पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। Study IQ IAS, making India smarter and better.